दोस्तों, आज की मूवी में मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में इस मूवी को नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। ये मूवी सिर्फ एक कमरे में बैठे कुल 12 लोगों की है जो एक बहुत ही पेचीदा केस पर बहस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बहस कहाँ जाती है और फाइनली पत्ते कहाँ जाकर खुलते हैं, यही इस मूवी का हॉट पार्ट है। इसलिए अगर अपने दिमाग को पॉलिश करना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत करना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1.5 स्पीड पर भी देख सकते हैं। खैर, चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 19 साल के लड़के के ऊपर अपने पिता के कत्ल का इल्जाम है और अदालत में लगातार 7 दिनों तक उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। फिर सभी दलीलें सुनने के बाद जज जूरी से कहते हैं कि वो इस लड़के की किस्मत का फैसला करें। अब उस जूरी में कुल 12 लोग होते हैं जिनको उस लड़के के केस की सच्चाई तक पहुंचाकर अपना फैसला करना होता है। लेकिन इस बीच सिर्फ एक शर्त होती है कि सभी 12 जूरी मेंबर्स की सिर्फ एक ही राय होनी चाहिए, या तो सभी उसको कसूरवार माने या फिर बेकसूर। खैर, अब कोर्ट सभी 12 लोगों को एक बड़े से रूम में फैसला करने के लिए भेज देती है जहां उन्हें इस मर्डर केस को फिर से डिस्कस करना था। अब धीरे धीरे सभी 12 लोग उस कमरे में आ जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी मूवी में किसी भी जूरी मेंबर को नाम से नहीं बुलाया गया है क्योंकि लोग इतने हैं कि सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इनको सिर्फ जूरी नंबर 1 से लेकर 12 तक के नाम से ही बुलाया गया है और इसीलिए मैं भी इनको ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको डिस्कशन समझने में आसानी हो। कमरे के अंदर जो जूरी नंबर 1 था वो इस पूरी जूरी का कर्ता धर्ता होता है। इसीलिए जब सभी लोग वहां आ जाते हैं तो कोर्ट का आमीन आकर उससे कहता है कि आप बाकी सभी लोगों को बता दीजिए कि अब जब तक ये फैसला आप लोग नहीं कर लेते तब तक कोई भी रूम से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई फोन इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस बीच अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे आवाज लगा सकते हैं, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। इस पर नंबर 1 कहता है कि ये सारी बातें मैंने पहले से ही सबको बता दी हैं, आप फिक्र ना करें। ये सुनकर आमीन वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। सभी को लग रहा था कि वो बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हैं और कुछ ही मिनट्स में कसूरवार का फैसला देकर उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। अब नंबर 1 सभी से अपने नंबर के हिसाब से अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है और बताता है कि मैं कोई खास नियम नहीं रखना चाहता। अगर हम चाहें तो पहले केस को डिस्कस करके वोटिंग कर सकते हैं या फिर पहले वोटिंग करके बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ लाइट नहीं थी, ऊपर से गर्मी पड़ रही थी, तो काफी मेंबर्स का मानना था कि पहले वोटिंग कर लेते हैं। अगर सभी की एक सलाह हुई तो फैसला 5 मिनट में हो जाएगा और सब अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। इस तरह वो सभी पहले इस बात पर वोटिंग करते हैं कि कितने लोग उस लड़के को गुनहगार मानते हैं और कितने लोग बेगुनाह। अब 11 लोग इस बात पर हाथ उठाते हैं कि उस लड़के ने ही अपने पिता का कत्ल किया है। लेकिन जूरी नंबर 8 अकेला ऐसा आदमी होता है जो अपना हाथ नहीं उठाता और उसका मानना था कि वो लड़का बेकसूर है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सारे जूरी मेंबर्स नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि 12 लोगों की एक राय नहीं थी और एक वोट अभी भी उस लड़के के पक्ष में था, तो वो 11 लोग जूरी नंबर 8 से बहस करने लगते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा नाराजगी जूरी नंबर 7 को होती है क्योंकि उसे शाम को मूवी देखने जाना था और वो इस बात की गुस्सा नंबर 8 पर निकालने लगता है कि आपको ऐसे फालतू बहस में बैठने का शौक होगा लेकिन मुझे नहीं है। पर नंबर 8 कहता है कि हम लोगों के एक फैसले पर एक लड़के की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है, इसलिए मैं ये सोचकर हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि बाकी सभी ने भी हाथ खड़ा किया है। मेरा मानना है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो कुछ मेंबर्स कहते हैं कि इतने दिन ये मामला कोर्ट में चला, क्या आपने तब बहस नहीं देखी? सारी चीजें कोर्ट में साबित हो चुकी हैं, फिर अब बात करने को बचा क्या है? इस तरह सभी अपना अपना गुस्सा नंबर 8 पर निकालने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आखिर क्या किया जाए। तो नंबर 12 सजेस्ट करता है कि हम सभी को अपनी अपनी दलीलों से नंबर 8 को इस बात पर कन्विंस करना चाहिए कि वो लड़का वाकई में दोषी है। सभी लोगों को नंबर 12 का सजेशन पसंद आता है और फिर सभी एक एक करके लड़के के खिलाफ हुई सारी बातों को दोहराने लगते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं वैसे वैसे ये केस हमें भी समझ में आने लगता है। खैर, जूरी नंबर 1 अब सबसे पहले जूरी नंबर 2 को बोलने के लिए कहता है। नंबर 2 कहता है कि मेरी नजर में लड़का दोषी है क्योंकि किसी ने ये साबित नहीं किया कि वो बेकसूर है। इस बात पर नंबर 8 कहता है
कि साबित तो किसी ने ये भी नहीं किया कि वो दोषी है, इसीलिए तो ये जिम्मा हमें सौंपा गया है। नंबर 2 अब इस बात पर अटक जाता है तो नंबर 3 कहता है कि ठीक है, आप बैठ जाइए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। दोस्तों, नंबर 3 का रोल खुद पंकज कपूर ने निभाया है, जो इस मूवी का केंद्र बिंदु है, इसलिए इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। खैर, तो नंबर 3 उस लड़के के केस में कुछ पॉइंट्स बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसे सबूत हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पहला गवाह वो बूढ़ा आदमी जो उस लड़के के घर के ठीक नीचे रहता है, वो कहता है कि हत्या की रात करीब 12:10 पर उसे लड़के के कमरे से झगड़े की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी कि मैं मार डालूंगा तुझे। फिर 1 सेकंड बाद उसे किसी के गिरने की आवाज आई तो उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो वो लड़का सीढ़ियों से भाग रहा था। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस आई तो उन्हें उस कमरे में लड़के के पिता की लाश मिली, जिसे पहचान लिया गया और ये पुष्टि हुई कि वो लाश उसी लड़के के पिता की थी। फिर नंबर 3 नंबर 8 से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि उस लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन जो उसने किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद जूरी नंबर 4 का मानना था कि कोर्ट में उस लड़के का बयान बहुत कमजोर था, क्योंकि उसने कहा था कि हत्या के वक्त वो फिल्म देखने गया था, लेकिन 1 घंटे बाद जब उससे फिल्म का नाम पूछा गया तो उसे फिल्म का नाम याद ही नहीं था और ना ही वो किसी कलाकार का नाम बता सका। इसके साथ ही साथ पुलिस को भी कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने उसे सिनेमा हॉल में देखा हो। इस बीच जूरी सदस्य नंबर 10 अचानक एक और अहम सबूत और चश्मदीद गवाह का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि वो औरत जो उस लड़के के घर के सामने रेलवे लाइन के उस पार रहती है, उसकी गवाही लड़के को कातिल साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। वो बताते हैं कि वो औरत गर्मी की वजह से सो नहीं रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने लड़के को अपने पिता को चाकू मारते हुए देखा। हालांकि इस बात पर नंबर 8 सवाल उठाते हैं कि ये घटना उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के बीच से देखी थी, तो ऐसे में कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि उसने वही लड़का देखा। अब नंबर 10 जवाब में कहते हैं कि वो औरत लड़कों को सालों से जानती है और उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। उनके घरों की खिड़कियां रेलवे लाइन के ठीक सामने हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक केस के अंदर अदालत में साबित हो चुका है कि अगर ट्रेन के डिब्बों की लाइट्स बंद हो और डिब्बे खाली हों तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है यह आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन फिर नंबर 8 उनकी इन बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते, क्योंकि उन्हें उस औरत की गवाही पर भी शक होता है। अब जूरी नंबर 5 की बारी थी, जिन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो जूरी नंबर 6 ने कहा कि इस केस में पड़ोसियों की गवाही अहम है। उन्होंने बताया कि शाम 8 बजे बाप बेटे में जोरदार झगड़ा हुआ था और उसी दिन ये हत्या भी हुई थी। तभी नंबर 8 ने उनकी बात को पूरी करते हुए कहा कि पड़ोसियों ने 2 थप्पड़ों की आवाज तो सुनी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो लड़ाई किस बात पर हो रही है ये उनकी समझ में नहीं आया और उस लड़ाई के तुरंत बाद उन्होंने उस लड़के को गुस्से में घर से बाहर जाते भी देखा था, ये मत भूलिए। साथ ही अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उन 2 थप्पड़ों की वजह से लड़के ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे थप्पड़ वो जिंदगी भर खाता आया था। फिर इन 2 थप्पड़ों में ऐसा क्या था कि उसे कत्ल करना पड़ा? ये कोई ठोस वजह नहीं लगती कि थप्पड़ की वजह से उसने अपने पिता को मार दिया होगा। तभी जूरी नंबर 4 बीच में कहते हैं कि हो सकता है कि ये 2 आखिरी थप्पड़ हों जहां उसके सब्र का बांध टूट गया हो और उसने मर्डर कर दिया हो। खैर, अब बारी आती है जूरी नंबर 7 की, वही जो आज मूवी देखने जाने वाला था और चुपचाप अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि आप जितनी मर्जी पॉइंट उठाएं, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। फिर वो लड़के के अतीत की बात करता है कि 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर पर पत्थर फेंका था, जिसके बाद उसे बच्चों की अदालत में सजा मिली थी। उसे कई सुधार गृहों में भी भेजा गया। वो चोर था और चाकू चलाने में माहिर भी। क्या ये सब वजह नाकाफी हैं? तो नंबर 8 कहता है कि 5 साल की उम्र से ही उस लड़के ने बहुत सारी तकलीफें सही हैं। उसका बाप उसे रोज मारा करता था, जिसकी वजह से वो ऐसा बना, ये मत भूलिए। तभी नंबर 4 उससे पूछते हैं कि क्या आप उस पिता की इस मारपीट को ही इस कत्ल की वजह नहीं कह सकते? तो नंबर 8 कहते हैं कि कत्ल का तो पता नहीं, लेकिन शायद यही वजह थी कि वो लड़का इस मारपीट से इतना बिगड़ गया। तभी नंबर 3 बहुत ही गुस्से में बीच में बोलते हैं कि आजकल की तो पूरी जनरेशन ही झगड़ालू हो गई है, सब गुस्सेल हो गए हैं, अपने माँ बाप को तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। फिर नंबर 4 कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि वो लड़का पिछले तबके से आता है और उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, लेकिन ये भी सच है कि जिस माहौल में वो बड़ा हुआ वहाँ अपराधी ही पनपते हैं। ये कहकर वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।
फिर नंबर 8 बोलते हैं कि मुझे उस लड़के के वकील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वकील को लड़के के केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि पूरा मामला सिर्फ 2 गवाहों पर टिका था। वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर वो दोनों गवाह झूठे हों, तो क्या हम उस लड़के को शक के आधार पर ही फांसी पर चढ़ा देंगे? तो नंबर 3 खड़े होकर फिर से अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम उस चाकू की बात करें जिससे लड़के ने अपने पिता के सीने में 4 इंच गहरा घाव किया था। तो नंबर 8 कहते हैं कि चलिए वो चाकू मंगवाते हैं और फिर से जांचते हैं। अब जब तक चाकू आता है तब तक नंबर 4 कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि लड़के ने कबूल किया था कि हत्या वाली रात 8 बजे वो लड़का अपने पिता से लड़कर घर से बाहर गया था और उसने वो चाकू खरीदा भी था। वो एक बटन वाला चाकू था जिसे बेचने वाले दुकानदार ने भी गवाही दी थी कि उसने ऐसा चाकू पहले कभी नहीं देखा था। वो आगे बताते हैं कि 8:45 पर वो लड़का अपने 3 दोस्तों से एक होटल में मिला और उन दोस्तों ने भी अदालत में पुष्टि की कि उन्होंने उसके पास वो चाकू देखा था। वो लोग रात 10 बजे तक साथ थे और इसके बाद वो लड़का घर लौट आया। लेकिन अब यहीं से लड़के की कहानी और पुलिस की रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाती। लड़के ने कहा कि वो घर लौटकर 11:30 बजे तक वहीं था, जिसके बाद वो नाइट शो देखने चला गया और वापस आकर 3 बजे उसने अपने पिता को मरा हुआ पाया। फिर जब पुलिस ने उससे चाकू के बारे में पूछा तो उसने मासूमियत से कहा कि वो चाकू उससे कहीं गिर गया। अब ये कहानी नंबर 4 के मुताबिक एकदम झूठी थी। उनके मुताबिक असल में शायद लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं था, बल्कि वो घर पर ही था जहां उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ और इस बार उसने गुस्से में आकर अपने पिता के सीने में चाकू घोंप दिया। फिर उसके बाद वो भाग गया, लेकिन जाने से पहले उसने चाकू से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। खैर, इसी बीच एक सरकारी अधिकारी चाकू लेकर आता है तो नंबर 4 कहते हैं कि ये चाकू काफी पुराना और इस्तेमाल किया हुआ है। ये नामुमकिन है कि लड़के ने सचमुच ये चाकू खरीदा हो और किसी और ने बिल्कुल ऐसे ही चाकू से उसके पिता की हत्या कर दी हो। इसके बाद वो उस चाकू को टेबल पर लगाकर कहते हैं कि सभी लोग इस चाकू को देखिए, मैंने आज तक ऐसा चाकू नहीं देखा। क्या आपने कभी ऐसा चाकू देखा है जो ऐसा दिखता हो और मार्केट में आसानी से मिल जाता हो? तभी नंबर 8 कहते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है कि मार्केट में ऐसा ही चाकू हमें मिल जाए। तभी नंबर 3 फिर से गुस्से में कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा कोई दूसरा चाकू हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी नंबर 8 अपनी जेब से बिल्कुल वैसा ही एक चाकू निकालकर टेबल पर रख देते हैं और ये देखकर सभी जूरी सदस्य हैरान रह जाते हैं। उनके पूछने पर नंबर 8 बताते हैं कि कल रात वो लड़के के इलाके में ऐसे ही टहल रहे थे और उन्होंने एक दुकान से ये चाकू सिर्फ 30 रुपए में खरीदा था। तो जब उन्होंने खरीद लिया तो कोई भी खरीद सकता है। अब इस बात पर नंबर 3 और गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मान लिया कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? तो नंबर 8 बहुत ही शांति से जवाब देते हैं कि यही साबित होता है कि ऐसे 10 चाकू और हो सकते हैं। यानी उस लड़के का चाकू कोई रेयर चाकू नहीं था जो कोई अनजान आदमी खरीदकर उसके पिता का कत्ल ना कर सके। लेकिन तभी वो मूवी टिकट वाले जूरी नंबर 7 जूरी नंबर 3 का साथ देते हुए कहते हैं कि आप यहाँ पर किसी का भी दिमाग नहीं बदल सकते। अगर आप अपनी जिद पर ऐसे ही अड़े रहे तो कभी फैसला नहीं हो पाएगा, चाहे 100 साल तक हम ऐसे ही बहस क्यों ना करते रहें। इसलिए जल्दी कीजिए, वरना आपके चक्कर में कहीं रात ना हो जाए। इस बीच पहली बार जूरी नंबर 9, जो कि उन सब में सबसे बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड थे, वो कहते हैं कि हम रात भर बैठे रहें तो हमारे लिए सिर्फ एक रात होगी, लेकिन उस लड़के की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी नंबर 10 ताव में आकर नंबर 8 से कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो। किसी ने एक लड़के को अपने बाप का खून करते हुए देखा है, क्या ये आपके लिए काफी सबूत नहीं है? आपके चक्कर में मेरे कई काम खराब हो रहे हैं, इसलिए जल्दी कीजिए जो भी करना है। अब सभी का पेशेंस लूज हो रहा था, इसलिए नंबर 8 एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम फिर से एक बार वोटिंग करें और इस बार वोटिंग में मैं नहीं रहूंगा, बल्कि आप 11 लोग ही वोटिंग करेंगे। ये वोटिंग सीक्रेट होगी और किसी को नहीं पता होगा कि किसने क्या वोट किया है। अगर 11 के 11 वोट इस बात पर आते हैं कि वो लड़का कसूरवार है तो मैं अपना शक छोड़कर आप लोगों के साथ हो जाऊंगा। लेकिन अगर एक वोट भी उसके बेगुनाह होने के बारे में आया तो हम लोग फिर से बैठकर इस पर डिस्कस करेंगे और कोई भी अपने कीमती समय के बारे में कुछ नहीं कहेगा। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि पहले 11 लोगों ने कसूरवार के पक्ष में वोट दिया था, तो अब भी वही होगा। लेकिन अब जब गुप्त वोटिंग होती है तो 11 में से एक पर्ची में बेकसूर लिखा होता है, जिसे देखकर अब बाकी 10 लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस बार अपना वोट किसने चेंज कर लिया। गुस्से में सभी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं।
इस बीच नंबर 3 को नंबर 5 पर शक होता है कि ये वोट उसने ही चेंज किया है, क्योंकि वो शुरू से चुप था और अब नंबर 8 की बातों में आकर बेवजह अपना वोट चेंज कर बैठा। पर उनका ये इल्जाम नंबर 5 को अच्छा नहीं लगता और दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तभी नंबर 9 कहते हैं कि वोट उन्होंने नहीं बल्कि मैंने बदला है। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से नंबर 8 शुरू से ही अकेले खड़े हैं और इस वोटिंग की मदद से उन्होंने एक जुआ खेला था ताकि उन्हें एक और साथी मिल सके, क्योंकि अकेले 11 लोगों के सामने खड़ा होना छोटी बात नहीं होती। वो कहते हैं कि हो सकता है कि शायद नंबर 8 की नजर में भी वो लड़का गुनहगार ही हो, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संदेह है और अब यही संदेह मेरे अंदर भी है कि कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। इसलिए हमें इस पर अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि किसी इंसान की जिंदगी दांव पर ना लग जाए। खैर, अब सभी शर्त के मुताबिक फिर से डिस्कशन करना शुरू करते हैं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। डिस्कशन की शुरुआत इस बार नंबर 6 करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल नहीं किया तो किसने किया होगा? तो नंबर 8 जवाब देते हैं कि हम लोग यहाँ ये पता करने के लिए बैठे हैं कि उस लड़के ने ये कत्ल किया है या नहीं। असल में कत्ल किसने किया है वो तो पुलिस पता लगाएगी, इसलिए हमें सिर्फ लड़के के बारे में बात करनी चाहिए। तभी नंबर 4 कहते हैं कि नंबर 6 का सवाल सही है, अगर लड़के ने नहीं तो किसने उसके पिता का कत्ल किया होगा? आखिर उस बूढ़े आदमी से किसी की क्या दुश्मनी होगी? मानिए या मत मानिए, उस लड़के ने ही अपने पिता को मारा है। तभी नंबर 8 कहते हैं कि उस लड़के के पिता का सामाजिक प्रभाव इतना अच्छा नहीं था। बचपन से वो उस लड़के को मारा करते थे, खुद शराब और जुआ खेलते थे, जिस वजह से कई बार उनकी लड़ाई भी हुई और जेल भी गए। सुना है जेल में भी उनका झगड़ा हुआ। तो हो सकता है कि ऐसे ही किसी आदमी ने अब उनसे बदला लेने की सोची हो और उनसे दुश्मनी कर बैठा हो। तभी नंबर 3 कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बूढ़ा आदमी जो इस लड़के के घर के नीचे रहता है, उसने पहले लड़के के चीखने की आवाज सुनी, फिर फर्श पर किसी के गिरने की आहट सुनी और उसके बाद इस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा और ये गवाही उसने कोर्ट में दी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो नंबर 8 कहते हैं कि जब उस बूढ़े आदमी ने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो उसी वक्त वहाँ से एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करते हुए गुजर रही थी, जो उस बूढ़े आदमी की खिड़की के पास से ही जा रही थी। तो आखिर वो इतना यकीनी तौर पर कैसे कह सकता है कि जो आवाज उसने सुनी वो उसी लड़के की थी? क्योंकि इतने शोर में हम अपनी आवाज नहीं सुन सकते और अगर कोई तेज बोले या चीखे भी तो उसकी आवाज को नहीं पहचान सकते। तभी नंबर 3 पूछते हैं कि आखिर वो बूढ़ा आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उसको झूठ बोलने से क्या हासिल होगा? तो नंबर 9 बोलते हैं कि मैंने अदालत में उस बूढ़े को बड़े ही गौर से देखा था। वो फटा हुआ कोट पहनकर आया और धीरे धीरे चल रहा था। उसका बायां पैर लकवे का शिकार था जिसे वो घसीट कर चल रहा था। वो अपने पैर को शायद छुपा भी रहा था क्योंकि उसे उस पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक मामूली इंसान था। इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी उससे कोई सलाह मांगने नहीं आता होगा। मैं जानता हूँ कि इस तरह के आदमी के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई उसकी लाइफ में एक बार उससे किसी बात को सीरियसली पूछे या कहे, और शायद इसीलिए अपनी गुजरती जिंदगी में थोड़ी सी अहमियत पाने के लिए उसने इस केस में अपनी झूठी या अधूरी गवाही दी। तभी नंबर 7 गुस्से से बोलता है कि कमाल है, आपको सच में लगता है कि उस बूढ़े ने इसीलिए झूठ बोला कि उसको थोड़ी सी अहमियत चाहिए थी? तो नंबर 9 अपने पॉइंट को क्लियरली बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि बूढ़े ने सच में झूठ नहीं बोला है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आवाज उसने सुनी वो उस लड़के की ही थी। इस बात का यकीन उसने खुद को दिला दिया हो। अब ये सारी बहस सुनकर नंबर 5 अपना वोट चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरी नजर में वो लड़का बेकसूर है। इसके बाद जूरी नंबर 11 को भी लड़के के खिलाफ सबूतों पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो सभी से उस बूढ़े आदमी और औरत को लेकर कुछ सवाल करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि अगर वो लड़का खून करके भाग चुका था तो फिर वो रात को वापस क्यों आया? इस पर नंबर 4 और 3 कहते हैं कि वो जल्दबाजी में अपना चाकू वहीं पर भूल गया था, इसलिए उसको ठिकाने लगाने आया होगा। इस पर नंबर 11 पूछते हैं कि ऐसी भी क्या जल्दबाजी कि चाकू से फिंगरप्रिंट्स तो मिटा दिए लेकिन उसको वहीं भूलकर भाग गया। इस बात पर नंबर 4 कहते हैं कि अक्सर लोग ऐसी गलती कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इस चीज को लेकर नंबर 3 और नंबर 11 के बीच बहस होने लगती है। तो नंबर 8 फिर से वोटिंग का सुझाव देते हैं और इस बार जब वोटिंग होती है तो नंबर 11 भी अपना वोट बदलकर बेकसूर के पक्ष में वोट देते हैं। यानी अब कुल 8 लोग उस लड़के को कसूरवार मानते हैं और बाकी 4 लोग बेकसूर, जिसमें नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11 शामिल हैं। नंबर 11 के वोट बदल लेने से नंबर 3 उस पर गुस्सा कर बैठते हैं कि आपको भी मदर टेरेसा बनने का शौक चढ़ा है क्या? ये 3 लोग
लोग तो पागल हो गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि उस लड़के ने अपने पिता को नहीं मारा? तो नंबर 11 कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने मारा या नहीं मारा, लेकिन जो सबूत हमारे पास हैं वो उसको कसूरवार बनाने के लिए नाकाफी हैं। इस बात पर अब नंबर 7 बौखला जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि आप लोग ये कैसे भूल गए कि उस बूढ़े ने उस लड़के को भागते हुए देखा था। क्या हम ये मान लें कि वो बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने गया ही नहीं और उसने उस लड़के को देखा ही नहीं? वो बस थोड़ी शोहरत के लिए उस गवाही को देकर आया था। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए नंबर 8 कहते हैं कि चलो इसे भी देख लेते हैं, और वो उस कमरे का नक्शा मंगवाते हैं जहां लड़के के पिता की हत्या हुई थी, जिसमें पूरी बिल्डिंग का नक्शा भी था। अब नक्शा मंगवाया जाता है, लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 कहते हैं कि सारे सबूत फिर से देखने का क्या मतलब है? तो नंबर 8 जवाब देते हैं कि वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि लकवाग्रस्त पैर वाला बूढ़ा आदमी जो छड़ी के सहारे चलता है वो कैसे 15 सेकंड में गैलरी तक पहुंच सकता है। अब नक्शा आते ही सभी गौर से देखते हैं, जिसमें दिखता है कि बूढ़े आदमी के बिस्तर से दरवाजे तक की दूरी 10 फीट थी और गैलरी से सीढ़ियों तक 40 कदम का फासला था। यानी अगर बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा होगा तो उसे 40 कदम चलने पड़े होंगे। इससे सभी को शक हुआ कि बूढ़े ने अपनी गवाही में बताए 15 सेकंड में ये दूरी तय नहीं की होगी, बल्कि ज्यादा समय लगा होगा। अब अपनी बात साबित करने के लिए नंबर 8 उस बूढ़े आदमी की कहानी दोहराते हैं और खुद बूढ़े की तरह छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए 40 फीट का फासला तय करते हैं। इसके बाद सभी को एहसास होता है कि बूढ़े ने कहा था कि उसे 15 सेकंड्स लगे, लेकिन नंबर 8 को वो दूरी तय करने में काफी ज्यादा वक्त लगा। इससे साबित होता है कि बूढ़े की गवाही में कुछ तो गड़बड़ थी। फिर नंबर 8 बताते हैं कि असल में शायद बूढ़े आदमी ने पहले बाप बेटे का झगड़ा सुना होगा, फिर किसी के गिरने की आवाज और सामने वाली औरत की चीख सुनी होगी। फिर वो अपने बिस्तर से उठा और सीढ़ियों तक जाने की कोशिश की। इस बीच रास्ते में उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसको बिना देखे उसने मान लिया कि ये वही लड़का भाग रहा था। अब ये तर्क सुनकर नंबर 3 गुस्से में बौखला जाते हैं और नंबर 8 पर चिल्लाते हैं कि तुमने इस केस को मजाक बनाकर रख दिया है और धीरे धीरे सबको गुमराह कर रहे हो। इस पर नंबर 8 उन्हें और उकसाता है कि आप शुरू से उस लड़के के खिलाफ ऐसी पैरवी कर रहे हैं जैसे आपकी उससे कोई खासी दुश्मनी है। क्या आप अपने किसी निजी गुस्से को उस लड़के के ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो नंबर 3 गुस्से में उसको पकड़कर कहते हैं कि जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बाकी जूरी मेंबर्स उन्हें शांत करते हैं। तभी नंबर 8 शांति से कहते हैं कि आप गुस्से में ये कह रहे हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं, जबकि आप सच में मुझे मारना नहीं चाहते। इससे ये पॉइंट भी साफ हो जाता है कि जब बूढ़े ने सुना था कि मैं मार डालूंगा तो वो सिर्फ गुस्से की बात थी, उस लड़के का असल में ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर नंबर 3 और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं कि इस पॉइंट को उन्होंने अभी तक इस तरह क्यों नहीं सोचा, और इसके बाद नंबर 3 का गुस्सा शांत भी हो जाता है। फिर नंबर 6 वापस से वोटिंग करने का सुझाव देते हैं और इस बार ओपन वोटिंग होती है, जो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने लाती है। जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि 4 लोग बेकसूर के पक्ष में थे और बाकी 8 लोग कसूरवार के पक्ष में थे। तो अब होता यह है कि इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद 2 और लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शायद लड़के ने वो कत्ल नहीं किया। इसका मतलब अब 6 लोग होते हैं कसूरवार के साथ और 6 लोग होते हैं बेकसूर के साथ। कसूरवार के साथ थे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10 और नंबर 12, जबकि बेकसूर के साथ थे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11। ये वोटिंग होने के बाद कसूरवार पक्ष के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर धीरे धीरे लोग बेकसूर के पक्ष में क्यों जा रहे हैं। हमें तर्क और आर्ग्यूमेंट से सही फैसले पर जाना है और सही फैसला यही है कि वो लड़का दोषी है और ये हम लोग साबित करके रहेंगे। इस बीच अचानक बाहर जोरदार बारिश होने लगती है और सभी को गर्मी से कुछ राहत मिलती है। सभी लोग अब हवा खाने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जब चर्चा फिर से शुरू होती है तो नंबर 10 सुझाव देते हैं कि शायद हम यहाँ किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, इसलिए अदालत को बता दें कि हम फैसला नहीं कर सकते। इस बात पर नंबर 7 भी सहमत होते हैं, ये मानते हुए कि कोई भी अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है। हालांकि नंबर 8 कहते हैं कि अदालत इतनी जल्दी इस नतीजे को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने केवल 2-2.5 घंटे ही चर्चा की है, इसलिए उन्हें और समय लेना चाहिए। इसके बाद नंबर 8 एक और अहम पहलू उठाते हैं और कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का एक मुख्य तर्क ये था कि लड़के को कत्ल वाली रात की बातें कुछ याद नहीं थी, जैसे कि वो कौन सी फिल्म देखने गया था या उस फिल्म में हीरो कौन था। तो नंबर 4 भी इसी मुद्दे पर जोर देते हुए कहते हैं कि लड़के का ये
बहाना बहुत कमजोर था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मूवी देखने गया और बयान देते हुए उसे कुछ याद नहीं रहा। तो नंबर 8 इसी पर कहते हैं कि वो लड़का उस वक्त मानसिक तनाव में था। उसके बाप का कत्ल हुआ था और पुलिस ने उससे 1 घंटे बाद उस कमरे के बाहर ही उससे सवाल पूछे जहां उसके बाप की लाश पड़ी थी। ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में किसी के लिए भी फिल्म के नाम या अभिनेताओं के नाम याद रखना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब नंबर 8 नंबर 4 से पूछते हैं कि क्या वो खुद ऐसी स्थिति में फिल्म के नाम याद रख सकते हैं। तो नंबर 4 कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है। इस तरह वो नंबर 4 से 3-4 दिन पहले की बात पूछते हैं जब वो अपनी बीवी के साथ एक मूवी देखने गए थे। फिर पूछने पर नंबर 4 खुद भी ठीक से फिल्म का नाम नहीं बता पाते और किरदारों के नाम भी ठीक से याद नहीं कर पाते, जिसे देखकर नंबर 8 कहते हैं कि क्या आप उस वक्त मानसिक दबाव में थे जब आपने मूवी देखी। तो नंबर 4 कहते हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं था। तो इसी बात पर नंबर 8 कहते हैं कि फिर साबित करने के लिए बचा ही क्या है। आप जिस तरह मूवी देखने के बाद भी डिटेल्स को याद नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही वो लड़का भी नहीं रख पाया होगा। अब जूरी नंबर 2 कहते हैं कि उन्हें देखना है कि कैसे उस चाकू से लड़के के पिता के सीने में ऊपर से नीचे वार किया गया था। तो इसके जवाब में जूरी नंबर 3 खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फिर वो किसी को आगे आने के लिए कहते हैं और ये सुनकर नंबर 8 सरप्राइजिंगली उठकर आगे आ जाते हैं। अब नंबर 3 ठीक उसी तरीके से एक्ट करते हैं जैसे असल में हुआ होगा और नंबर 8 के सीने पर चाकू से वार करने की नकल करते हैं। उनके इस एक्ट से कुछ लोग मान लेते हैं कि लड़के ने भी ऐसे ही अपने पिता का खून किया होगा। तभी जूरी नंबर 5 पूछते हैं कि क्या वो चाकू देख सकते हैं। दरअसल नंबर 5 की परवरिश भी एक पिछड़े और कठिन माहौल में हुई थी और उनका पूरा बचपन ऐसे ही कठिनाइयों में बीता था। तो वो कहते हैं कि मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ में आया कि ये चाकू ऊपर से नीचे वार करने के लिए नहीं है। इस तरह के बटन वाले चाकू से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। ये चाकू सिर्फ नीचे की ओर मारने के लिए बने होते हैं, खासकर नाभि के आसपास। तो नंबर 3 मजाक में कहते हैं, तुम्हें चाकुओं के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? क्या तुमने कत्ल करने का कोई कोर्स किया है? तो इस पर नंबर 5 अपनी शर्ट उठाकर पेट पर लगे बड़े से चाकू के निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि ये घाव भी इसी तरह से हुआ था। इसके बाद जूरी नंबर 5 कहते हैं कि शायद वो लड़का दोषी नहीं है, क्योंकि जो वार हुआ था वो लड़के की प्रोफेशनल स्किल से मेल नहीं खाता। अगर वो लड़का चाकूबाजी में माहिर था तो वो नीचे से ही वार करता और गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब सारी बातें सुनने के बाद जूरी नंबर 7, जो कि शुरू से उस लड़के के खिलाफ थे और नंबर 3 का साथ दे रहे थे, अब वो भी कहते हैं कि शायद लड़का बेकसूर है। उनके ऐसा कहते ही फिर से वोटिंग की मांग की जाती है। अब वोटिंग का नतीजा चौंकाने वाला था, जिसमें अब लड़के को बेगुनाह मानने वाले 9 लोग थे, जबकि उसे दोषी ठहराने वाले सिर्फ 3, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 10। जैसे ही 9 लोगों ने लड़के को निर्दोष ठहराया, नंबर 10 का सब्र टूट जाता है। शुरुआत से ही नंबर 10 उस लड़के के प्रति नफरत से भरे विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्हें लड़के के बैकग्राउंड और समाज के निचले तबके से नफरत थी। गुस्से में उन्होंने कहा कि आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये नंबर 8 तो पागल है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। वो लड़का और उसके जैसे लोग बुरे होते हैं, उनकी जिंदगी हमसे बिल्कुल अलग है। नंबर 10 की इन नफरत भरी बातों से कुछ जूरी मेंबर्स गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं। नंबर 4, जो मूवी में बहुत सुलझे और समझदार इंसान के रूप में दिखाए गए हैं, वो भी उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं। फिर जब नंबर 10 ने कहा कि हमें इस मौके का फायदा उठाकर लड़के को खत्म कर देना चाहिए, तो नंबर 4 दौड़कर नंबर 10 का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। नंबर 4 का ये रूप देखकर कमरे में खामोशी छा जाती है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद नंबर 8 खड़े होते हैं और अपनी बात रखते हैं। वो शुरू से ही लड़के के पक्ष में थे, लेकिन वो तीनों लोगों से कहते हैं कि हम नहीं जानते कि लड़का दोषी है या नहीं। हो सकता है कि वो दोषी हो और हो सकता है कि वो निर्दोष हो, सच्चाई किसी को नहीं पता। इसीलिए हम सिर्फ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और हमारे पास एक शक है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम किसी को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते, खासकर जब सजा फांसी हो। बस हमें यही याद रखना चाहिए। ये सुनकर नंबर 4 कहते हैं कि आपके कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, खासकर जब साबित किया गया कि चाकू एक जैसा हो सकता है, लेकिन अभी भी एक चीज है जो चट्टान की तरह हमारे सामने खड़ी है और वो है उस औरत की गवाही जिसने लड़के को अपने पिता पर चाकू से वार करते हुए देखा था। इसलिए हमें उस गवाही पर ध्यान देना होगा। उस औरत ने कहा कि घटना वाली रात करीब 11 बजे वो बिस्तर पर लेटी थी। उसका बिस्तर खिड़की के पास था
जहाँ से वो सीधे रेलवे लाइन के दूसरी तरफ लड़के के कमरे को देख सकती थी। उस रात गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो करवटें बदल रही थी। फिर रात 12:10 पर जब लोकल ट्रेन वहाँ से गुजरी तो उसने ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों के बीच से उस लड़के को अपने पिता पर चाकू से वार करते हुए देखा। यानी औरत का दावा था कि उसने लड़के को साफ साफ पहचान लिया था। अब ये गवाही सुनकर सभी जूरी मेंबर्स गहराई से सोचने लगते हैं और तभी पूरी मूवी में चुप रहने वाले जूरी नंबर 12 अपना वोट डालकर लड़के को दोषी ठहराने का फैसला करते हैं। इससे खुश होकर नंबर 3 फिर से वोटिंग की मांग करते हैं, जिसमें अब 4 लोग लड़के को दोषी मानते थे और 8 लोग उसे निर्दोष। फिर नंबर 3 ने कहा कि अब हमें अदालत में जाकर बताना होगा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जिद्दी हैं। इसके बाद उन्होंने व्यंग करते हुए नंबर 8 की तरफ देखा और कहा कि आप तो इस समाज सुधारक समिति के लीडर हैं, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। तो नंबर 8 ने कहा कि हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। ये सुनकर नंबर 4 कहते हैं कि चलो अभी शाम के 7 बजे हैं, हम लोग 7:30 बजे तक बात करते हैं, उसके बाद जो होगा वो अदालत को बता देंगे। अब सभी इससे सहमत हो जाते हैं। फिर कुर्सी पर बैठते ही नंबर 4 अपनी नाक सहलाने लगे, जैसे उन्हें कुछ असहज महसूस हो रहा हो। तो नंबर 9 ने ये देखा और उनके पास जाकर पूछा कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है क्या? तो नंबर 4 कहते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो नंबर 9 ने कहा कि देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी नाक पर ये निशान क्या आपकी तकलीफ की वजह है? तो नंबर 4 को लगा कि वो बेवजह कोई फालतू सवाल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में कहा कि हाँ, मेरा चश्मा ही इसकी वजह है। क्यों, आपको कोई तकलीफ है? ये सुनकर नंबर 9 मुद्दे पर आए और बोले, वो औरत जिसने ये दावा किया था कि उसने रेलवे लाइन की दूसरी ओर ट्रेन की खिड़कियों के बीच से उस लड़के को अपने पिता का कत्ल करते हुए देखा था, उसकी नाक पर भी वैसे ही निशान थे जैसे आपके हैं, यानी शायद वो औरत भी चश्मा पहनती होगी। तो बाकी जूरी मेंबर्स भी कहने लगे कि उन्होंने अदालत में उस औरत को कई बार नाक के पास चश्मे के निशान को सहलाते हुए देखा था, जबकि वो चश्मा लगाकर नहीं आई थी। तभी नंबर 8 खड़े हुए और बोले कि उस औरत की गवाही के अनुसार वो सोने की कोशिश कर रही थी और जब उसकी नजर लड़के की खिड़की पर पड़ी तभी एक लोकल ट्रेन वहाँ से गुजरी। उसने ट्रेन के आखिरी डब्बों से कत्ल करते हुए देखा और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसके पास चश्मा पहनने का समय भी नहीं था। इस तरह अब सभी को उस औरत की गवाही और उसकी नजरों पर शक हो गया था। दरअसल हुआ ये होगा कि उस औरत ने खून होते हुए देखा तो होगा, लेकिन उसने कातिल को पहचाना नहीं होगा। उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी होगी और 1 से 2 सेकंड्स के वक्त में चश्मा उठाकर और फिर पहनकर साफ करने का उसके पास वक्त नहीं था। अब नंबर 3 इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि वो धूप का चश्मा पहनती हो। तो नंबर 8 कहते हैं कि माफ कीजिएगा, लेकिन अब हमें उस औरत की आंखों पर शक है। बाकी के जूरी मेंबर्स भी अब नंबर 8 का साथ देते हैं। उनमें से एक बोलते हैं कि 7 फीट की दूरी से एक आदमी को उसने कैसे पहचान लिया। तभी दूसरा बोलता है कि ऐसी गवाही के आधार पर किसी को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते। इसके बाद नंबर 8 अब नंबर 3 से पूछते हैं कि क्या आपको लगता नहीं कि उस औरत से भूल हो सकती है? तो वो मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद अब यही बात नंबर 8 नंबर 4 से पूछते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच में थे कि आखिर उन्हें भी उस औरत की गवाही पर शक हो चला है। नंबर 8 फिर से पूछते हैं कि बताइए, क्या आपको लगता है कि वो औरत कोई गलती नहीं कर सकती? तो नंबर 4 कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद उस औरत से गलती हो सकती है। वो आगे कहते हैं कि वो लड़का शायद बेकसूर है। फिर थोड़ी देर बाद नंबर 10 और नंबर 12 भी मान जाते हैं कि इस केस में शक की गुंजाइश है, इसीलिए लड़का बेकसूर है। तो इस तरह अब कंडीशन उलट चुकी है। शुरू में 11 लोग कसूरवार के पक्ष में थे और एक बेकसूर के पक्ष में था, लेकिन अब एक मेंबर कसूरवार के पक्ष में था और बाकी 11 लोग बेकसूर के पक्ष में, और वो एक अकेला आदमी था नंबर 3, जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो लड़का बेकसूर है। इसके बाद वो सारे सबूतों को वापस से गिनाने लगते हैं कि चाकू वहाँ मिला था और उस बूढ़े आदमी ने उसे भागते हुए देखा था। तभी नंबर 2 कहता है कि कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि चाकू, बूढ़े आदमी और बाकी सबूतों को खिड़की से बाहर फेंक दो, सिर्फ औरत की गवाही पर ही फोकस करना चाहिए। तो अब जब साबित हो चुका है कि औरत की गवाही सही नहीं मानी जा सकती, तो आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर जूरी नंबर 3 बेहद गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि वो लड़का दोषी है और रहेगा। इस पर नंबर 8 शांत होकर जवाब देते हैं कि अगर वो दोषी है
तो आपको हमें ये बताना होगा कि क्यों। तो नंबर 3 और गुस्से में आकर कहते हैं, चाहे मुझे जिंदगी भर इस कमरे में बैठना पड़े, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अब कुछ देर शांत रहने के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि इस केस में कुछ न कुछ ऐसा है जो नंबर 3 की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए वो इस केस को इतना पर्सनल लेकर भावुकता में गुप्त हो रहे हैं। इस बीच नंबर 3 इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़के ने कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा, और फिर उसने अपने बाप के सीने में चाकू घोंप दिया। मेरा भी एक बेटा था, उसने मुझे थप्पड़ मारे और फिर घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसके गम में मर गई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ये कहते हुए पंकज कपूर रोने लगते हैं और सारे जूरी मेंबर्स भी इसको सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। वो आगे बताते हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने घर में भूत की तरह अकेला घूमता हूँ, दीवारों को घूरता हूँ। आप नहीं जानते कि ये अकेलापन माता पिता के लिए चाकू के घाव से भी ज्यादा दर्द देता है। मेरा दिल हर दिन टूटता है। मैं हर रोज अपने बेटे के लिए मरता हूँ और अगले दिन सुबह फिर से जिंदा होकर सोचता हूँ कि अब नहीं रहूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही होता है। ये कहते हुए वो अपने पर्स से अपने बेटे की तस्वीर निकालते हैं और सबको दिखाते हैं। तभी नंबर 8 उनके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं कि मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ और हम सब आपकी तकलीफ समझ चुके हैं, लेकिन आप बड़े हैं और अब आपको ये समझना होगा कि जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो आपका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है। साथ ही ये जरूरी नहीं कि उसने अपने पिता के साथ ऐसा किया हो, इसलिए अगर वो झूठे इल्जाम में फांसी चढ़ गया तो शायद उस बेगुनाह की आत्मा भी आपको जिंदगी भर सोने नहीं देगी, इसलिए उसे जीने का हक दीजिए। आपके पास आखिर में एक बेटे की जिंदगी बचाने का फैसला है जो शायद आपको अपनी तकलीफ कम करने में भी मदद देगा। अब नंबर 3 थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, मेरी नजर में भी वो लड़का बेकसूर है। इसके बाद सभी 12 लोग एकमत होकर निर्णय लेते हैं कि लड़का निर्दोष है, उसे फांसी नहीं होनी चाहिए, और फिर सभी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जब वो एक एक करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर बारिश थम चुकी है और मौसम अच्छा हो गया है। बाहर नंबर 3 और नंबर 8 साथ में चलते हैं तो नंबर 3 धीरे से उनसे कहते हैं कि 2 साल हो गए, मेरा बेटा एक बार भी घर लौटकर नहीं आया, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। खुद की व्यक्तिगत परेशानी से हमें ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि जैसा किसी ने हमारे साथ किया है वैसा हर कोई करता होगा। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुछ प्यार बांटने वाले, कुछ नफरत फैलाने वाले, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स सिर्फ खुशियां ही बांटते हैं, नफरत की उनके अंदर कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।